अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, कैसे हो? बीएसटी में 12th क्लास के लिए एमसीक्यूज हिंदी में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता, एक प्रबंधक उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना चाहता है। तो कैसे प्राप्त करना चाहता है? ए पॉइंट कहता है कुशलता से, बी कहता है प्रभावपूर्णता से, सी कहता है कुशलता व प्रभावपूर्णता से और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि जब एक मैनेजर गोल को अचीव करना चाहता है तो वो उसे कैसे अचीव करता है? इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कुशलता व प्रभावपूर्णता से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए बेटा, एक प्रबंधक वांछित धन को 12% ब्याज पर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कितने पे? 12% पे, जबकि बाजार में प्रचलित ब्याज दर 10% है। ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे? कुशल कहोगे, कुशल व प्रभावी कहोगे, प्रभावी कहोगे या अकुशल कहोगे? देखो, जो चीज 10 रुपए में आपको मिल रही है वही चीज आप 12 रुपए में ले रहे हो, तो आप कुशल तो नहीं हो। लेकिन किस रीजन से ले रहे होंगे कि आपके पास टाइम कम है, इसीलिए टाइम को मैनेज करने के लिए, तो इसीलिए आप प्रभावी हो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। प्रबंध एक शक्ति है। प्रबंध क्या आपको दिखाई देता है? जब आप मैनेजमेंट करते हो तो वो दिखाई तो नहीं देता ना, तो वो कैसी शक्ति है? अदृश्य। आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके डैश का पता लगाया जाता है और अंत में सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। तो किसका पता लगाया जाता है? देखो, आप जब मैनेजमेंट करते हो तो वहाँ पे ना रिजल्ट को क्या करते हो? एनालाइज करते हो, जिसके लिए एक तो आपके पास स्टैंडर्ड होता है और एक आपके पास एक्चुअल गोल होता है। तो आप क्या करते हो? दोनों की तुलना करते हो कि जो मैंने डिसाइड किया था गोल, क्या मैं वहां तक पहुंच पाया हूँ? तो दोनों की अंतर देखते तो उनको विचलन कहा जाता है। कि जैसे मान लो मुझे 100 यूनिट बनानी है और मैं 90 ही बना पाया हूँ, तो जो मेरा 10 कम यूनिट बन पाई है, ये अंतर मेरा क्या कहलाएगा? विचलनों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्यावसायिक संदर्भ में अनुसंधान का अभिप्राय निम्न में से किस में है? तो किस में है? नए उत्पादों की खोज, नए बाजार की खोज, वितरण की नई विधियों की खोज, उपरोक्त सभी। देखो, जब व्यावसायिक संदर्भ में रिसर्च का अभिप्राय मतलब क्या है? कि आप नए प्रोडक्ट बना रहे हो, नई मार्केट एनालाइज कर रहे हो, नई मार्केट की रिसर्च कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन की नए नए मेथड खोज रहे हो, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? 6 क्वेश्चन देखिए जरा। यदि किसी संगठन के प्रबंध में पक्षाघात यानी कमजोरी आ जाए तो क्या होगा? अगर आपका मैनेजमेंट वीक पड़ जाएगा तो क्या होगा? संगठन को भारी नुकसान उठाना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संगठन को भारी नुकसान उठाना होगा। देखो, संगठन की उन्नति तो नहीं हो सकती अगर आपका मैनेजमेंट कमजोर है, उन्नति नहीं हो सकती, ना ही प्रॉफिट बढ़ेंगे और ना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बचा क्या? संगठन को भारी नुकसान उठाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध की प्रक्रिया का कौन सा क्रम ठीक है? जब आप मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या पढ़ते हो? सबसे पहले क्या आता है? नियोजन। ठीक है, प्लानिंग करना, फिर उसके बाद क्या करते हो आप? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, ठीक है, फिर डायरेक्टिंग और देन लास्ट में कंट्रोलिंग। तो यही रहे आपके स्टेप्स सारे। सबसे पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर नियंत्रण। आगे बढ़िए। प्रबंध एक है, मैनेजमेंट एक क्या है? एक प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? मैंने अभी बताया ना आपको कि एक प्रक्रिया है। सबसे पहले आप क्या करते हो? नियोजन, फिर क्या करते हो? संगठन, उसके बाद नियुक्तिकरण और लास्ट में आप क्या करोगे? लास्ट में आप करोगे सारी चीजों पे नियंत्रण। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया है।
चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से प्रबंध क्या सुनिश्चित करती है? तो निम्न में से प्रबंध क्या सुनिश्चित करती है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या सुनिश्चित करती है? रोजगार के अवसर प्रदान करना, लाभ को बनाए रखना, लागत पर नियंत्रण करना या संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि प्रबंध में क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है अच्छा मैनेजमेंट करके कि आपके संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है प्रबंध कार्य महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि देखो ये समूह के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। समूह मतलब कि आप ग्रुप में गोल अचीव करना चाहते हो। यह समाज के विकास में भी सहायक होता है। हाँ, ये पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में काम करता है क्योंकि देखो अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा बिजनेस चलेगा तो और ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। इससे समता में वृद्धि होती है। हाँ होती है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके लिए शिक्षण व प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है? देखो कब आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो ये आपको किस में लेनी पड़ती थी? प्रोफेशन में। प्रोफेशन में आपको एक स्किल्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। अब इसके अंदर देखो मैनेजमेंट भी आ जाता है, MBA की डिग्री होनी चाहिए, चिकित्सा यानी आपका मेडिकल भी आ जाता है और लॉ भी, वकालत भी आ जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है? देखो वकालत के लिए है आपका, ठीक है, लॉ है, चिकित्सा के लिए MBBS मेडिकल सुना होगा आपने, ठीक है, और लेखा शास्त्र अकाउंटिंग के लिए सुना होगा आपने, ठीक है, ICA। तो बचा क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? प्रबंधक बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? तो मैनेजर बनने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। BCom, MCom, MBA ये डिग्री आपके लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रबंधक बनने के लिए कोई क्वालिफाइड डिग्री नहीं होती। आगे चलिए। निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई? देखो डॉक्टर के लिए आपको पता ही होगा MBBS करना जरूरी होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA या CS करना पड़ता है। वकील के लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ता है? लॉ करना पड़ता है ना, लॉ कोर्स, ठीक है, LLB। तो बचा क्या? प्रबंधक। प्रबंधक के लिए आपको यानी मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आगे चलते हैं। भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है? तो क्या है? IIT नहीं है, IIM नहीं है, ICICI ये बैंक है ये भी नहीं है, तो बचा क्या? AIMA। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। यह किसका कथन है? देखो जब भी बात कला की आएगी तो आप GR टैरी कर दोगे। क्या कर दोगे? GR टैरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? व्यक्तिगत कुशलता जब आपके अंदर स्किल्स हैं तो किसकी विशेषता है? कला की। आगे बढ़िए। प्रबंध को सरल विज्ञान किसने कहा? जब भी बात साइंस की आएगी तो आप अर्नेस्ट डेल का नाम लोगे, ठीक है, तो किसने कहा? अर्नेस्ट डेल ने। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? भौतिक व रासायनिक शास्त्र के सिद्धांत स्थायी हैं। प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? तो प्रबंध यानी मैनेजमेंट कैसा है? अस्थायी है, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, अस्थायी है, ठीक है। डायनेमिक सुना होगा आपने, या हिंदी में मैं आपको बताऊं तो गतिशील, ठीक है। प्रबंध एक कला है या विज्ञान है या पेशा है? देखो प्रबंध विज्ञान भी है, कला भी है, पेशा भी है, तो उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। किस देश के प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है? तो अमेरिका और जापान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए जरा। आगे क्या कहता है? निम्न में से प्रबंध को कौन सा विज्ञान कहा गया है? तो कौन सा कहा गया है? प्रैक्टिकल, ठीक है, पूर्ण रूप विज्ञान नहीं, भौतिक विज्ञान नहीं, रसायन शास्त्र नहीं, विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, हाँ प्रैक्टिकल
विज्ञान कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रबंध के स्तर एक संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के मध्य डैश रेखा के रूप में विभाजित होते हैं। डैश रेखा के रूप में क्या होता है? उनका डिवीजन, विभाजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध तक एक डैश श्रृंखला का निर्माण होता है। तो कौन सी श्रृंखला आती है? तिरछी आती है क्या? मोटी या छोटी या सोपान? देखो आपने स्केलर चेन पढ़ा होगा। स्केलर चेन क्या होता है इसमें कि इस तरह से आपने पढ़ा होगा डायग्राम कि मान लो यहाँ ए बैठा है तो ए क्या करता है? ए किसको ऑर्डर देगा? बी को, बी किसको? सी को, सी किसको? डी को। ये ऑर्डर हमेशा कैसे आते हैं? नीचे की तरफ। टॉप मैनेजमेंट ऊपर बैठा है और नीचे वर्कर्स को वो ऑर्डर दे रहा है। लेकिन मान लो ये बी सी डी, लेकिन यहाँ ई एफ जी भी बैठे हैं और उनको ए तक, ए कौन है? टॉप लेवल, ए तक अपनी शिकायत पहुंचानी है। तो शिकायतें कैसे जाएंगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये स्केलर चेन सोपान श्रृंखला आपने पढ़ी भी होगी कि आपको जब कम्युनिकेट करना है तो एक सीक्वेंस में ही करना होता है, फ्लो नहीं तोड़ते। लेकिन इमरजेंसी में गैंग प्लैंक होती है कि सेम लेवल के पर्सन आपस में बात कर लेते हैं, तो वो गैंग प्लैंक होती है। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो यही पूछ रहा है कि आपकी कौन सी है? तो ये सोपान। ठीक है, आगे देखिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? उच्च स्तर पर होता है, टॉप लेवल। पढ़ा होगा बेटा आपने, टॉप लेवल। ठीक है, आगे देखिए। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? प्रथम पंक्ति मतलब देखो आपने ये प्लेटफॉर्म पढ़ा होगा, 3 लेवल होते हैं। ये वाला कौन सा होता है? टॉप। ये वाला मिडल और ये वाला लोअर। और इसको ना लोअर को ही क्या बोलते हैं? आपका वर्कर्स के लिए होता है ये। यहाँ पे सभी वर्कर्स काम करते हैं तो इसको एक प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर? निम्न स्तर पर। क्लियर? आगे क्या कहता है बेटा? जहां अप्रबंधकीय सदस्य काम करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अप्रबंधकीय मतलब देखो जिनको मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? नीचे वाले वर्कर प्लेटफॉर्म क्षेत्र पे मैंने भी बताया ना आपका 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल। तो यहाँ वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको कुछ आता थोड़ी है, ट्रेनिंग वगैरह कम दी जाती है उनको तो जो टॉप लेवल ने बता दिया, काम सोच लिया, प्लानिंग बना ली, मिडल लेवल ने उनको बता दिया, वही उनसे करा लिया जाता है। तो ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म क्षेत्र। कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? मनन मतलब सोचना कि मुझे क्या करना है, कैसे करूं, कब करूं, योजना बनाना। तो वो क्या होगी आपकी? नियोजन। प्लानिंग में तो किया जाता है। ठीक है, आगे है कार्य भूमिकाओं के ढांचे का निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? ढांचा मतलब बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि परचेज डिपार्टमेंट कहाँ बैठेगा, सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ होगा। ठीक है, इस तरह का पहले ही ढांचा बना लिया जाता। और ये सारा किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग आप किसको कहते हो? संगठन को हिंदी में कहते हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संगठन। ये संगठन। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। आगे कहता है आपसे कि पदों को लोगों से भरने का काम, यानी कोई पोस्ट है उस पे आप लोगों को नियुक्ति कर रहे हो, रिक्रूटमेंट दे रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? नियुक्तिकरण। ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिक्रूट करना है। रिक्रूट मतलब लोगों को काम पे रखना है, तो ये रिक्रूटमेंट नियुक्तिकरण कहलाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। सुधारात्मक कार्यवाही प्रबंध के किस कार्य का अंग है? जब आप सुधार करते हो, मान लो मैंने स्टैंडर्ड गोल रखा था कि मुझे 100 यूनिट बनानी है, ठीक है, और 90 ही मैं बना पाई एक्चुअल। तो मुझे जो 10 कम रह गई है ना, मुझे उनको सही करना है कि आगे चल के मैं 100 यूनिट ही बनाऊं या 110 बना लूं, ज़्यादा ही बना लूं। तो इसके लिए मुझे सुधार करना है। तो मैं सुधार कैसे करूंगी? जो मैंने प्लानिंग की थी उसको मैं कंट्रोल भी करूंगी, तो नियंत्रण से मैं उसमें सुधार करूंगी। आगे चलते। निम्न में से क्या निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता? देखो बेटा, डायरेक्शन, यानी आपका डायरेक्शन को आप हिंदी में क्या बोलते हो? निर्देशन।
ये कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। 4 टाइप्स का मतलब कौन कौन सा? पहला आपका इसके अंदर क्या आ जाता है? एक तो इसके अंदर आ जाता है आपका लीडरशिप और मोटिवेशन, ठीक है, नियंत्रण, नेतृत्व और कम्युनिकेशन यानी संचार, संप्रेषण, ठीक है, और सुपरविजन। और क्या आ जाता है? सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है आपका? कि आप पर्यवेक्षण कर रहे हो, ठीक है। तो देखो वो पूछ रहा है अंतर्गत क्या नहीं आता? पर्यवेक्षण आता है, मैंने भी बताया। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा आती है, लीडरशिप भी आती है। चौथा संचार आता है, नियोजन नहीं आता। तो राइट आंसर आपका नहीं पूछा है, तो नियोजन इसमें नहीं आता। चलिए आगे हम चलते हैं बेटा। प्रबंध के स्तर की संख्या होती है। देखो मैंने अभी बताया ना, आपके प्रबंध के लेवल कितने होते हैं? 3, टॉप लेवल, मिडल और लो लेवल। तो ये देखो टॉप लेवल, दूसरा मिडल लेवल और तीसरा लो लेवल। तो 1 2 3 कितने हो गए बच्चे? 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंध के स्तरों की संख्या कितनी होती है? 3। आगे चलिए। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जहां डैश के प्रयासों की जरूरत होती है। डैश मतलब समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। भाई तुमने कितना काम कर लिया? तुमने 100 यूनिट बनाए, चलो 120 में बना देता हूँ, चलो आगे मैं काम कर लेता हूँ। क्या तुमने परचेज का काम कर लिया? सेल्स का मैं कर देता हूँ। इस तरह से लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये बहुत सारे लोग होंगे तभी तो आपको समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। एक अकेला व्यक्ति तो अपने आप सबको उसको पता ही है मुझे क्या करना, कैसे करना। तो जब अनेक व्यक्ति होते हैं तब आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनेक व्यक्ति। आगे देखिए बच्चे, समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो सभी कार्यों का अंतिम कार्य है, ठीक है। यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो कोई अलग से थोड़ी ना करना पड़ता है, ये तो सभी कार्यों के अंत में करना पड़ता है। भाई चाहे तो आप प्लानिंग करो, चाहे तो आप प्लानिंग करो, ठीक है, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग करो, चाहे आप डायरेक्टिंग करो, चाहे कंट्रोलिंग करो, कुछ भी करो, सभी काम के अंदर आपको देखना तो पड़ता है कि भाई कौन से पर्सन ने कौन सा काम किया है। तो सबके अंदर क्या पाया जाता है? आपको कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो प्रबंध जो है मैनेजमेंट के अंदर ये जो 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो सभी के अंदर आपको समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, समन्वय प्रबंध का सार है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़े, आगे हम चलते हैं। आगे क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समन्वय का सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर महत्व नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, अभी मैंने बताया ना कि सभी पे बराबर महत्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समन्वय का सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर महत्व है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।